रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शाम की चाय के साथ किरण सभी ससुराल वालों को समोसे सर्व करने के लिए प्लेट्स रेडी करती है और अपने चेहरे पर आटे के डब्बे में से थोड़ा सा आटा लगा लेती है। ये लीजिए मेरे हाथों के बने हुए गर्मा गर्म समोसे और चाय एकदम तैयार है। क्या बात है बहू, आज तूने सबके लिए समोसे बनाए हैं। जी माँ जी, वो भी अपने हाथों से। ये तो कमाल हो गया। बाहर से फास्ट फूड मंगवाने वाली ने आज घर पर ही फास्ट फूड बना दिया। तभी वहां किरण की जेठानी मीनाक्षी हाथों में कुछ डिस्पोजेबल और एक बिल लिए आती है। और देवरानी जी, झूठ इतना ही बोलो जितना कि हम लोगों को आसानी से हजम हो जाए। माँ जी, ससुर जी, ये समोसे और यहाँ तक कि ये चाय भी बाहर से आई है और कुछ भी घर पर नहीं बना। ये देखिए बिल और डिस्पोजेबल बर्तन। ये सब क्या है किरण बहू, तू हमसे झूठ बोल रही है। हाँ, तू धोखे से हमें बाहर के समोसे खिला रही है, जबकि तुझे पता है कि हम बाहर का कुछ नहीं खाते। तो क्या करती, मुझे नहीं बनाना आता समोसा घर पर। और मीनाक्षी दीदी अपना काम कर रही थी तो मंगा दिया मैंने बाहर से समोसा। तो मैंने सारी तैयारी करके रखी थी, मैं अपने आप ही बना देती रसोई में गर्मा गर्म समोसे। वैसे भी तुम्हें तो बाहर का फास्ट फूड मंगवाने का बस मौका चाहिए, रसोई में खाना बनाने में तो वैसे ही चक्कर आते हैं तुम्हें। मीनाक्षी की बात सुनकर किरण पैर धमकाती हुई वहां से चली जाती है। दरअसल मीनाक्षी हमेशा से फास्ट फूड हो या घर का खाना, घर की रसोई में ही सारी चीजें बनाती थी। लेकिन किरण आलसी और मनमौजी स्वभाव की थी। वो सारी चीजों को ऑनलाइन मंगवाने में ही दिमाग चलाया करती। ऐसे ही एक दिन किरण का पति रोहन बोलता है, अरे यार, आज तो अग्रवाल की कचौड़ी खाने का मन कर रहा है। अरे तो सोच क्या रहे हो, ले आओ जाकर बाइक पर या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, अपने आप आ जाएंगे। घर पर तुम्हारी कचौरियां और मेरे लिए रसमलाई भी मंगा देना। यही तो बात है कि अग्रवाल की दुकान बंद हो गई है और वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो कचौड़ियां छोड़ो, मैं तुम्हें अभी जोमेटो से एकदम बढ़िया नूडल्स मंगवा कर देती हूँ, वो भी सिंगापुरी। अरे नहीं यार, तुम नहीं समझोगी। जब कभी कुछ खाने का मन करे और वो ना मिले तो कैसा लगता है। तभी वहां पर मीनाक्षी आ जाती है और रोहन और किरण की बातें सुन लेती है। अरे चिंता मत कीजिए देवर जी, मैं बना लेती हूँ आपके लिए कचौरियां। बताइए कौन सी वाली खानी है, आलू की दाल की? भाभी, आलू और दाल दोनों की कचौड़ी बना दो और साथ में वो धनिया पुदीने की चटनी भी, जो आप सिलबट्टे पर पीस के बनाती हो। ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कचौड़ी और चटनी बनाकर लेकर आती हूँ। मीनाक्षी रसोई में कचौरी और चटनी बनाने चली जाती है और किरण अपना फोन देखते हुए बोलती है, अब जब सिंगापुरी चाउमीन की बात उठी गई है तो मेरा तो मन खाने का कर गया। एक काम करती हूँ, किसी के लिए ना सही अपने लिए ही मंगा लेती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है सिंगापुरी खाना। इतना कहकर किरण ऑनलाइन सिंगापुरी चाउमीन ऑर्डर प्लेस कर देती है। कुछ देर बाद मीनाक्षी गर्मा गर्म कचौरी और चटनी बनाकर रोहन और बाकी पूरे परिवार को देती है। दूसरी तरफ किरण आराम से अपना बाहर से मंगाया हुआ फास्ट फूड खा रही थी। इन सबको क्या लगता है कि ये मुझे बार बार टोकेंगे तो मैं रुक जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं बाहर का फास्ट फूड खाती थी, खाती हूँ और खाती रहूंगी। जिसको रसोई में घुसकर मेहनत करके अपने हाथों का बना खाना खाना है वो उसकी मर्जी, मैं किसी की मर्जी के हिसाब से तो नहीं चलूंगी। किरण का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का आलस था, जो कि उसे रसोई में जाकर खाना नहीं बनाने देता था, जिस वजह से ही वो ऑनलाइन खाने की चीज मंगवाकर खाती रहती। एक दिन किरण के पेट में जोरों का दर्द होता है। मीनाक्षी और घर के सब लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और बोलते हैं, जी देखिए, बाहर का जंक फूड खाने की वजह से इन्हें काफी ज्यादा फूड पॉइजनिंग हो गई है। हमने इंजेक्शन लगा दिया है, 24 घंटे के अंदर इन्हें आराम आ जाएगा। बाकी कुछ दवाइयां लिख कर दी है, वह इन्हें टाइम से दे देना और ध्यान रहे कि ये फास्ट फूड ना खाएं। सभी लोग घर आ जाते हैं और मीनाक्षी अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर किरण के पास लेकर जाती है और कहती है, ये लो किरण, ये खिचड़ी खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे नहीं खाना मरीजों वाला खाना, ये खिचड़ी, मुझे तो कुछ चटपटा खाना है, कुछ और बना दो ना मुझे। इस वक्त तुम्हारे लिए ये खिचड़ी ही अच्छी है, चुपचाप खिचड़ी खा लो, फिर दवाई लेकर आराम करना।
मीनाक्षी वहां से चली जाती है। अब कुछ दिन तक तो किरण अपना बाहर से फास्ट फूड मंगवाना छोड़कर घर पर ही मीनाक्षी के हाथों का रसोई का बना खाना खाती है। लेकिन एक दिन शाम को तो फिर कल हम सब जा रहे हैं, सबने अपनी अपनी तैयारी कर ली है ना? जी, पर मैं नहीं जा रही, मैं घर पर ही रहकर आराम करूंगी। अच्छा ठीक है बहू, तो घर पर रहकर आराम करना, लेकिन बाहर का कुछ मत खाना, जो दिल करे वो घर पर ही बनाना। इतना बोलकर बाकी सब लोग अगले दिन घर से गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। लगभग 5 दिन बाद जब सभी लोग घर वापस आते हैं तो घर की हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। घर में चारों तरफ बाहर के खाने के आए हुए फास्ट फूड डिस्पोजेबल फैले हुए थे। ये सब क्या है? ये घर है या कोई कचरे का मैदान है? और किरण कहाँ है? इतने सारे बाहर से आए हुए खाने के डब्बे हर तरफ फैले हैं। इसका मतलब किरण ने बाहर से फास्ट फूड मंगवा कर खाया है। हे भगवान, मैं कह कर गई थी इस बहू को, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानती। अब कहाँ है ये किरण? सभी किरण को आवाज देते हैं, लेकिन किरण पलटकर कोई जवाब नहीं देती। तभी मीनाक्षी चलते चलते सोफे के पीछे देखती है और जोर से चिल्लाती है, किरण! अरे किरण यहाँ बेहोश पड़ी है, यहाँ आओ, सब लोग यहाँ देखो, किरण यहाँ है। सभी लोग किरण को ऐसे बेहोश पड़ा देखकर बहुत घबरा जाते हैं और उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ वही डॉक्टर फिर से उसका चेकअप करते हैं, जिन्होंने पहले भी उसका इलाज किया था। मैंने आपसे कहा था ना कि इन्हें बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाने देना। अब इनके पेट में जहर बन गया है और हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर बिना किसी देरी के बेहोश पड़ी किरण के ऑपरेशन की तैयारी करते हैं और उसके पेट में बना हुआ सारा जहर बाहर निकालते हैं। किरण जब होश में आती है तो डॉक्टर और बाकी सभी परिवार वाले किरण को सारी सच्चाई बताते हैं। देखा किरण, आज तुम्हारे आलस की वजह से तुम्हारे साथ कितना कुछ हो गया। इसलिए कहते हैं कि घर की रसोई में अपने हाथों का बनाया हुआ खाना सबसे अच्छा और सबसे शुद्ध होता है, फिर चाहे वो फास्ट फूड हो, घर का फूड हो या कैसा भी। बिल्कुल सही बहू, सोच अगर हम समय पर नहीं आते तो तेरे साथ क्या से क्या हो जाता, तुझे अंदाजा भी है? खुद पर नहीं तो हम सब पर ही तरस खा लो और अब से बाहर से फास्ट फूड मंगवाना और खाना बंद कर दो और भाभी के साथ रसोई में मिलकर खाना बनाओ और वही खाना खाओ। मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई। अब से मैं कभी भी बाहर का फास्ट फूड मंगवा कर नहीं खाऊंगी। आप सभी मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। सभी परिवार वाले किरण को माफ कर देते हैं। पूरे तरीके से ठीक होने के बाद किरण को घर लाया जाता है और अब किरण मीनाक्षी के साथ हर दिन सुबह शाम रसोई में मिलकर अच्छे अच्छे पकवान घर पर बनाने लगती है और धीरे धीरे उसकी ऑनलाइन फास्ट फूड मंगवा कर खाने की आदत हमेशा के लिए चली जाती है और वो अपनी जेठानी के साथ जो भी उसे खाना होता वो घर की रसोई में बहुत शुद्ध तरीके से बनाती और पेट भरकर खुद भी खाती और बाकी सबको भी खिलाती। कुंती अपने पैरों को दबाते हुए दर्द में अपनी बहू रेशमा से कहती है, अरे बहू मेरे पैर दबा दे, बहुत तेज दर्द हो रहे हैं। आए हाय, सहा नहीं जा रहा। अरे क्या हुआ बहू, सुनती क्यों नहीं है? माँ जी, मैं ऊपर नहीं आ सकती, हो सके तो आप नीचे आ जाओ अगर आपको अपने पैर दबाने हो तो, वरना मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अरे मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं कैसे नीचे जाऊंगी बता। अगर दर्द ना होता तो शायद मैं तुझसे बोलती तक नहीं कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अच्छा तो अब चुप हो जाइए, इतना क्यों बोली जा रही हो आप तो समझदार थी, अब क्या हुआ, सारा समझ कहाँ छोड़ आई? जब से तू मेरे घर में आई है सारी समझ छोड़कर चली गई, बस तू रह गई। अब दबा दे बहू, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। अपनी बेटी को बुलवा लो उनके ससुराल से, मुझसे नहीं हो पाएगा ये पैर वैर दबाना। अरे अरे, इसे क्या हो गया? अब ये बिना वजह मुझ पे भड़क क्यों गई? शायद इसकी अपर को ठिकाने लगाना होगा, तब जाकर सही रास्ते पर आएगी ये। इसी तरह से लड़ाई झगड़े की वजह से दोनों सास बहू में बिल्कुल भी नहीं जमती थी। इसका ही नतीजा है कि सास ऊपर और बहू नीचे रहा करती थी। फिर भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि लड़ाई और कहां सुनी तो अब भी हो रही थी। ऐसे ही एक दिन बहू दोपहर को सो रही थी। पता नहीं ये माँ जी को मुझसे क्या दुश्मनी है, चैन से खाना नहीं खाने देती है, ना सोने देती है। आज तो पूछ कर ही रहूंगी। आज आप फर्श तोड़ कर ही मानोगी क्या?
अरे ये चूहा चैन से जीने नहीं देगा लगता है। आय हाय, मेरे कपड़े सारे खराब कर दिए इस चूहे ने। हाय हाय। मैंने तो कहा ही था अपने कपड़े संभाल कर रखे, लेकिन बहू की सुनता ही कौन है। क्या बोल रही है तू? जरा साफ साफ बोल दे ताकि मुझे भी सुनाई दे। ऐसे बकरी की तरह मिमिया क्यों रही है? माँ जी, अब चूहा भगा रही थी या जानबूझकर मुझे परेशान कर रही थी? आपको पता था ना कि मैं दोपहर में सोती हूँ, तब भी आपने ऐसा क्यों किया? हाय राम, अब मैंने क्या किया? मुझे तेरी एक भी बात समझ नहीं आ रही है। आखिर तू कहना क्या चाहती है, सही से बोल। रहने दीजिए, अगर मैंने अभी आपको कुछ कह दिया तो आप बिना बात के महाभारत शुरू कर देंगी। उससे अच्छा चुप रहना ही ठीक है। उफ, परेशान हो गई हूँ रोज रोज की आवाजों से। हाँ हाँ, मुझे भी पता है कौन सा वक्त आराम करने का है और कौन सा वक्त नहीं। और रही आवाज की बात, मैंने कोई जानबूझकर आवाज नहीं लगाई है। वो तो चूहा आ गया था, इसीलिए फर्श पर डंडा मारना पड़ा। सास अपना बहाना बनाकर चली जाती है, लेकिन ये क्या, बहू अपना मुंह बंद रखेगी या अपने सास को तंग करने का कोई नया तरीका निकालेगी? कई दिनों बाद सुबह सवेरे बहू बेचारी कपड़े धोकर सुखाने को टांग देती है। लगभग 10 बजे सास पौधों को पानी देती है और सारा पानी रेशमा के धुले कपड़ों पर गिरने लगता है। तभी बहू जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, सच में ऊपर वाला अंधा हो गया होगा, तभी तो बिना मतलब के बारिश करवा रहा है। दिखता नहीं है कि नीचे वाले कितनी मेहनत से अपने कपड़े धोकर सुखा रहे हैं। अरे बहू, वो ऊपर वाला नहीं है, मैं हूँ। मुझे पता नहीं था कि तूने अपने कपड़े धुलकर सूखने के लिए टांग रखे हैं। जा फिर से धोकर ले आ, वैसे भी अभी तो तू जवान है। हाँ, मैं हूँ जवान, तो क्या पूरे दिन कपड़े ही धोती रहूं मैं? अब मुझे तो और कोई काम है ही नहीं शायद, अब कपड़े ही धुलना रह गया है। अरे अब मैंने जानबूझकर कपड़े में कीचड़ तो नहीं डाला ना, तो बिना वजह चिल्ला क्यों रही है? तेरे चिल्लाने से क्या कपड़े साफ हो जाएंगे? अच्छा हुआ मुझे ऊपर भेजेगी। हाँ, अब पता चलेगा ऊपर वाले से दुश्मनी मोल लेना। सत्यानाश हो इन पौधों का, जिनकी वजह से आज मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। अब मुझे फिर से कपड़े धोने पड़ेंगे। सूखे हुए कपड़े फिर धुलो। चल रेशमा, लग जा धुलाई में। एक दिन सास बहू की तू मैं के बाद रेशमा मोटर बंद कर देती है। अपनी बहू की इस हरकत को देखकर कुंती गुस्से में छत पर जाती है। तभी देखती है कि उसकी पड़ोसन रेशमा को भड़काते हुए कहती है, पता नहीं कैसे रह लेती हो तुम एक ही छत के नीचे अपनी नक चढ़ी सास के साथ। पता है तुम्हें, तुम्हारी सास की तो आज तक कभी भी किसी से नहीं बनी, इसीलिए हम सब दूर रहते हैं तुम्हारी सास से। एक बात बोलूं, आप पड़ोसी हो तो खुद के घर में क्या हो रहा है वो देखो ना। दूसरे के घर का रामायण देखकर आपको क्या मिल जाएगा? आपको किसने कहा कि मेरी सास की मुझसे बनती नहीं है? किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सब सुनाई देता है हमें। और रही बात तुम्हारी सास की, तो पूरे मोहल्ले वालों को पता है कैसी नक चढ़ी है वो। देखी, आपकी नजर में मेरी सास कैसी है मुझे जानने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी सास मेरी माँ है। हम दोनों में छोटी मोटी खिटपिट तो होती रहती है, तो क्या आप लोग यहाँ आकर मुझे भड़काने लगोगे? अरे मुझे शौक नहीं है तुम दोनों का ड्रामा देखने का। पता नहीं तुम दोनों का क्या चल रहा है। जो भी चल रहा हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप जा सकती हैं अपने घर। बड़ी आई घर की कलेश को बढ़ाने वाली, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बहू की बात सुनकर सास मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सास बहू का ये मिलाप देखकर हर कोई हैरान था। रेशमा का मानना है भले घर में कितनी भी कलेश क्यों ना हो, लेकिन दुनिया के सामने दोनों हमेशा साथ ही रहेंगी। ऐसे ही एक दिन कुंती के घर के नीचे एक लड़का उसकी बहू को छेड़ रहा था। तभी कुंती उससे कहती है, अरे नास पीटे करम जले, लड़की नहीं मिली क्या तुझे जो तू मेरी बहू को छेड़ रहा है? अरे रे, शर्म कर ले बेशरम, रुक। क्यों, इस बात की शर्म मुझे? आपकी बहू मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने हाथ पकड़ लिया, तो क्या हुआ? वैसे भी आप तो नीचे आ ही नहीं सकती, तो आपसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। अभी रुक, चिल्लाकर सभी मोहल्ले वालों को बुलाती हूँ। जब एक साथ सभी औरतें आएंगी ना, तब तेरी चटनी बनेगी। फिर पता चलेगा कि किसकी घर की बहू से पंगा लिया है तूने। ठीक है, आप चिल्लाओ, लेकिन कोई नहीं आएगा। आपको बचाने तो यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ के सभी लोग कंपटीशन में गए हुए हैं।
तो क्या हुआ, मैं अपनी बहू की खुद हिफाजत कर सकती हूँ। क्यों? अब पता चला कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। बहू तू आजा घर में। रेशमा जैसे अंदर जाती है वैसे ही उसे बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है और वो अपनी सास के चिल्लाने की आवाज सुनती है और खुद से बोलती है, अरे ये आवाज कैसे? ये तो माँ जी की आवाज थी ना। अरे छोड़ो, रहने दो, कुछ काम कर रही होंगी तो लग गई होगी, लेकिन इतने जोर से चीखी है, एक बार तो देख लेना चाहिए। अरे अरे कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मेरी सास छत से गिर गई है, भगवान के लिए कोई मेरी मदद करो। रेशमा बहुत आवाज लगाती है लेकिन मोहल्ले में और ना ही घर पर कोई था, इसलिए रेशमा अपनी भारी भरकम सास को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां जाकर पता चलता है कि कुंती के पैर टूट गए हैं। ऐसे ही कुछ दिन हॉस्पिटल में दिन बिताने के बाद कुंती घर आकर देखती है और सीढ़ियों को देखकर बोलती है, अरे बाप रे, अब कैसे मैं इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ूंगी? मुझसे नहीं हो पाएगा इतनी लंबी सीढ़ियाँ चढ़ना। कोई बात नहीं माँ जी, जब तक आपका पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक आप नीचे वाले कमरे में ही रहिए और मैं ऊपर रह जाती हूँ, ठीक है ना? लेकिन तुझे तो ऊपर रहा ही नहीं जाता था ना, तो अब क्या रह लेगी? मुझसे झगड़ा नहीं करेगी इसके लिए? अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हो? मैं और आपके साथ बिना झगड़ा किए कैसे रह सकती हूँ? वो जब आप ठीक हो जाएंगी ना, तब मैं खुद अपने आप झगड़ा कर लूंगी। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन तू तो बड़ी खुश हुई होगी ना जब मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। सोचा होगा तूने तो बुढ़िया तो टपक गई, अब पूरा घर मेरा होगा। माँ जी, पहल आप कर रही हो झगड़े की। अगर मैंने अभी कुछ बोल दिया तो घर में कलेश हो जाएगा। आप आराम कीजिए। अब रेशमा को रोज ऊपर नीचे करना पड़ता था और अब तो उसके भी पैरों में दर्द रहने लगा था और तब वो समझ जाती है कि उसकी सास के पैरों में किस लिए दर्द रहता था। मुझे पता नहीं था ऊपर नीचे करने में पैरों में इतना दर्द होता है। मैंने माँ जी को कितना गलत समझा। अब जाकर मुझे उनके दर्द का एहसास हो रहा है। आज के बाद माँ जी को नीचे रहना है तो वो रह सकती है। मैं कोई झगड़ा नहीं करूंगी बात बात पे। बाकी तो होता रहता है सास बहू के रिश्ते में। विक्की अपनी पत्नी सोनिया से बहुत प्यार करता था। अपनी बीवी के लिए करना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन जॉब ना होने की वजह से वो अपने मन से कुछ कर नहीं पाता था। ऐसे ही एक दिन विक्की अपनी बीवी को ऑफिस खाना देकर घर वापस आता है। तभी सोनिया की सहेली उससे कहती है, यार मैं और तू कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन तू कैसे सब कुछ संभालती है? बिना जॉब वाला पति, घर के खर्च, गुस्सा नहीं आता तुझे? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि तुझे पता है मैंने अपने पति को कैसे पाया है। वैसे भी तू तो जानती है कि विक्की मुझसे कितना प्यार करता है। हाँ हाँ, सब जानती हूँ। मुझे ये बता, प्यार से तुम दोनों का पेट भर जाता है जो विक्की को काम भी नहीं करने देती है कहीं पर? मैंने उसे कभी नहीं कहा कि वो कोई जॉब ना करे। मैं तो चाहती हूँ कि वो भी काम करे और हम दोनों को आसान हो घर चलाने में। अगर वो खुद नहीं करता तो मैं क्या करूँ बता? छोड़ क्यों नहीं देती अपने सो कॉल्ड हस्बैंड को? मैं तेरी जगह होती ना तो कब का उस बेकार से इंसान को छोड़कर अलग हो जाती। मैं बहुत प्यार करती हूँ विक्की से, इसलिए मैं उसे छोड़ नहीं सकती। छोड़ना अब क्या मेरे पति की बुराई कर रही है? मुझे समझ नहीं आता, आखिर तेरी क्या दुश्मनी है मेरे पति के साथ? जब भी उन्हें देखती है बस बुराई ही करती है। ऋषिका जब जब विक्की को देखती तभी वो सोनिया को भड़काने लग जाती। आपको बता दूं, ऋषिका और सोनिया ने एक साथ कॉलेज पास किया था और जिस टाइम विक्की ने सोनिया को प्रपोज किया था, ऋषिका भी विक्की को प्रपोज करना चाहती थी। बस इसी बात के लिए ऋषिका सोनिया से बहुत जलती थी। कुछ दिनों बाद विक्की सोनिया से कहता है, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम मुझे साफ साफ जवाब देना। देखो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। अरे हाँ, पूछो ना जो पूछना है। वैसे भी अगर तुम मुझसे सवाल नहीं करोगे तो और किससे करोगे? पूछो, मैं तुम्हें सच बताऊंगी। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सहेली मुझसे बहुत नफरत करती है, लेकिन मुझे बस चिंता इस बात की खाई जा रही है कि आखिर वो मुझसे इतनी नफरत करती क्यों है। मुझे पूरी तरह से ये बात बता दो तुम। ऐसा कुछ नहीं है, बस वो मेरा भला चाहती है, इसलिए तुम्हारी बुराई करती है कि तुम कोई काम नहीं करते ना, इसलिए। तो क्या हुआ? तुम तो काम कर रही हो ना। अगर मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ तो तुम्हारी सहेली को इतनी जलन क्यों हो रही है? ऐसा करो,
तुम कल ऑफिस आकर ना उससे खुद ही पूछ लो कि वो क्यों तुमसे इतना नफरत करती है। आखिर क्या बात है नफरत की, तुम ना कल उससे ही पूछ लेना। अब मुझे कैसे पता होगा किसके मन में क्या चल रहा है। सोनिया की बात सुनकर विक्की अगले दिन ऋषिका को ऑफिस के बाहर ही उसका रास्ता रोकते हुए उससे सवाल करता है। तभी ऋषिका बोलती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, हट जाओ मेरे सामने से, वरना मैं तुम्हारी बीबी को सब बता दूंगी। उसी ने मुझे भेजा तुमसे बात करने के लिए, वरना मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे आकर डायरेक्ट बात कर सकूं। छी, अपनी बीबी से कितना डरते हो तुम। मुझे नहीं लगता था कि तुम अपनी बीबी से इतना डरोगे। मैं तो तुम्हें बहुत हिम्मत वाला समझती थी। हाँ मैं हूँ, लेकिन क्या करूँ, बीवी के पैसों में ऐश करता हूँ ना, इसलिए डरता हूँ। मुझे अगर कहीं जॉब मिल जाए तो बस बात ही खत्म हो जाए। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा बनकर हमेशा रहना पड़ेगा। जिस दिन मुझे पता चला ना कि मेरे नहीं हो तुम, उस दिन मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। बस अब तुम्हें अपनी बीवी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तुम मुझे पैसे क्यों दोगी? वैसे भी मुझे अगर जॉब मिल गया तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं होगा। नहीं, मैंने कहा ना कि तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दिया करूंगी तुम्हें पैसे, जब चाहिए जितने चाहिए मुझसे कहना, पैसा मिल जाएगा। विक्की सब समझ रहा था, लेकिन एड़ा बनकर पेड़ा खा रहा था। जैसे ही विक्की ऋषिका की बात मान लेता है, तभी ऋषिका उसके हाथों में कुछ पैसे देती है और अंदर जाकर मन ही मन सोनिया को देखकर बोलती है, बेचारी सोनिया, अब तो इसका पति मेरा हो गया। अब तक एक ही एक्सक्यूजेस देती फिरेगी अपने पति की। ले, मैंने अब तेरा पति भी छीन लिया। जैसे तुमने पहली बार मुझसे मेरा विक्की छीन लिया था, अब मैंने भी छीन लिया। क्या बात है ऋषिका, कब से आवाज लगा रही हूँ और तू है कि तब से मुस्कुराए जा रही है। तेरे कान तक आवाज नहीं आ रही थी क्या? हद है। क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या घर में? मेरी मदद चाहिए तो बता देना मुझे। आज मेरे पति तुझसे मिलने आने वाले थे। मिले क्या तुझसे? क्या बोला उन्होंने? देख, मैं एक बात कहूँ, प्लीज मेरे पति की बातों का ना बुरा मत मानना। अरे कोई बात नहीं, वैसे अपने पति को तूने बहुत डरा रखा है। बहुत बढ़िया। काश ऐसा पति मुझे भी मिल जाता तो मैं भी उससे बहुत प्यार करती। अरे क्या बात है, ऐसा क्या जादू कर दिया मेरे पति ने तेरे ऊपर? कल तक तो मेरे पति के नाम से इतना भड़क जाती थी कि तेरे सामने अपने पति का नाम भी नहीं ले सकती थी, और आज तो इतनी तारीफ कर रही है कि तुम्हें भी विक्की जैसा पति चाहिए। क्योंकि अब तेरा विक्की मेरा होने वाला है। अरे बस अच्छा, तेरा पति बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने ऐसा बोला। ऋषिका अपनी सहेली से इतना जलती थी कि वो उसका पति ही छीन लेना चाहती थी। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और अब विक्की किसी न किसी बहाने से सोनिया की सहेली से मिलता। ऐसे ही एक दिन ऋषिका और विक्की पार्क में मिलते हैं। तभी ऋषिका कहती है, विक्की, शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए तो महीने में एक बार मिलने आते हो। देखो ना, मुझसे ज्यादा तो तुम्हारी बीबी खुशनसीब है जो हर पल तुम्हारे साथ तो रहती है। तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ रहा करूं क्या, या तुम्हें अपने घर ले चलूं? तुम्हें तो पता ही है जान, मैं कितना मजबूर हूँ, और फिर तुम मेरी ही बीवी की सहेली हो और हम दोनों की सेटिंग हो रखी है। तो क्या हुआ, मैं भी तुम्हें कब से पसंद करती थी। कभी मैंने कुछ कहा क्या तुम्हारी बीबी को? नहीं ना। लेकिन मेरा कभी कभी मन करता है उस डॉयन की जान ले लूं, फिर खुद को शांत करते हुए उसके सामने मुस्कुरा देती हूँ। जान, तुम उसे खाना देने मत आया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे जान, मैं तो बस अब सिर्फ तुम्हें देखने के बहाने खाना लेकर आया करता हूँ। किसी बहाने तुम्हें देख लूं, बस यूं ही मेरा मन में रहता है। ओ मेरी जान, इतना प्यार करते हो मुझसे। काश तुम्हारी शादी मुझसे हुई होती, तब तो मैं तुम्हें कितना प्यार करती। एक काम भी नहीं करना पड़ता तुम्हें। ये लो बेबी, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। महंगा तोहफा तो नहीं दे सकता था, इसलिए सस्ती सी अंगूठी दे रहा हूँ। अगर पसंद आए तो रख लेना, वरना फेंक देना। अरे तुमने मुझे इतने प्यार से दिया है ये, भला मैं क्यों फेंकूंगी तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट। जान, मुझे कुछ मदद चाहिए तुमसे, लेकिन कैसे बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम बुरा मानकर मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा? बस यही है क्या मेरा और तुम्हारा प्यार, कि एक दूसरे की मदद भी ना कर सके? बताओ जान, कितने पैसे चाहिए? तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे पैसों की जरूरत है?
अरे यार, तुम मुझे कितना समझती हो। काश तुमसे मेरी शादी हुई होती। विक्की ऋषिका से कुछ पैसे लेकर कुछ देर बाद दोनों घर चले जाते हैं और उन पैसों से विक्की एक सोने की अंगूठी लेता है और घर को डेकोरेट करता है। क्योंकि आज सोनिया का जन्मदिन था, इसलिए विक्की ने सोनिया के ऑफिस वालों को बुलाया था और साथ ही ऋषिका को भी। सभी लोग जन्मदिन पर आते हैं। जब विक्की सोनिया को सोने की अंगूठी देता है तभी ऋषिका गुस्से में बोलती है, वाह क्या बात है विक्की, तुम तो बड़े चालाक निकले। मुझसे पैसे लेकर अपनी बीवी पर लुटा रहे हो, प्यार मुझसे और पैसे बीवी पर लुटा रहे हो। क्या तुम दोनों मेरे पीठ पीछे ऐसा कर रहे हो? छी, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि मेरी अच्छी सहेली और मेरा पति जिससे मैं इतना प्यार करती थी वही मुझे धोखा दे रहे थे। नहीं सोनिया, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं करता। मैं तो बस कुछ पैसों के लिए नाटक कर रहा था ताकि तुम्हारा जन्मदिन अच्छे से मना सकूं। अच्छा, मतलब तुम्हें मैं ही मिल गई लूटने के लिए। वाह क्या बात है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए। ऋषिका, तुम्हें शर्म नहीं आती ना एक शादीशुदा इंसान से प्यार करते हुए? और हाँ, तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगी, पैसे दे सकती हूँ, लेकिन पति नहीं। अब यहाँ से दफा हो जाओ। और विक्की, दोबारा ऐसा किया तो माफ नहीं करूंगी। विक्की सोनिया से माफी मांगता है अपनी की गई गलती की। ऋषिका वहाँ से चली जाती है। ऋषिका अब ऑफिस तो जाती है लेकिन सोनिया से बात नहीं करती। तो वहीं विक्की पहले की तरह सोनिया के लिए खाना लेकर आता है। दोनों वहीं एक साथ बैठकर खाना भी खाया करते थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।